आपने देखा होगा कि किसी कंट्री में एक ही पार्टी बार बार सरकार बना रही है, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार कंट्री के बहुत सारे ग्रुप्स उनकी पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं होते। तो ऐसे में टाइम के साथ साथ कांग्रेस के अलावा भी कई पार्टीज बनी जिसने भारत की पॉलिटिक्स को और मजबूत और बैलेंस बनाया। जैसे आप जनसंघ देख सकते हो, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, बीजेपी, सपा, बसपा, ये सारी पार्टीज। ये टाइम लाइन और ये पार्टीज हमें क्या दिखाती हैं कि किस तरह कांग्रेस के बाद अलग अलग पार्टीज ने भारत की राजनीति को शेप दिया। जैसे हर स्टेट की अपनी प्रॉब्लम और कल्चर होती हैं, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी रीजनल वॉइस की जरूरत होती है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं तमिलनाडु में डीएमके, पंजाब में अकाली दल, वेस्ट बंगाल में सीपीएम जैसी पार्टीज उभरी। ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंप्लीट कर ली गई है और उसकी सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारा सिलेबस कंप्लीट है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका स्किप नहीं होगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट करी है, फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर इज गोइंग ऑन, जिसका आज ये लास्ट पार्ट है। अगर हम इन टॉपिक्स की बात करें, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, अब सिर्फ 3 पार्टीज रह रही हैं, वो हम करेंगे। क्वेश्चन ज्यादातर वहां से ही बनेंगे, ओके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो उन पार्टी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम सीपीआई वाली पार्टी करेंगे, ओके। बीच में काफी टाइम से क्लासेस अपलोड नहीं कर पाई थी मैं, मेरे एग्जाम की वजह से, मेरा टीएसएसबी के एग्जाम था उस वजह से, ठीक है। बट अब मैं कंटिन्यूटी के साथ आपकी क्लासेस अपलोड करूंगी। चलो कम्युनिस्ट पार्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो ये तो फ्रीडम से पहले ही बन गई थी, और ये कब बनी थी? 1925 में। देखो कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, ये अभी हम करेंगे, लेकिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय जनसंघ एक पार्टी करेंगे, एक सोशलिस्ट पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई कब बनी थी? ये 1925। डेट की बात करें तो 26 दिसंबर। एट प्रेजेंट अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2-2 सीट्स है, ओके। अब कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है इंडिया में कैसे आई? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जो यूएसएसआर की, रशिया की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। आपको याद होगा 9th क्लास की हिस्ट्री में आप सबने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन पढ़ा है, जहाँ पे जार जो किंग था उसको हटाकर और फिर लेनिन ने वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी। उसके बाद स्टालिन ने उसको आगे बढ़ाया, इस तरह से वो कंटिन्यू वहां पे चलती आई। तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जो रशिया की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत इंस्पायर थे। और रशिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहाँ से आई? क्यों? मार्क्सिस्ट जो बहुत बड़े फिलोसफर थे, वो अपनी दास कैपिटल में ये आइडियोलॉजी देके गए। क्या? कम्युनिस्ट, जिसको आप कहते हैं, जहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, ओके, साम्यवाद की बात करते हैं, ओके। चलो अब एनसीईआरटी क्या कह रही है? इन द अर्ली 1920s कम्युनिस्ट ग्रुप emerged in different parts of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia and advocating socialism as the solution to problems affecting the country. From 1935, the communists worked mainly from within the fold to the Indian National Congress. 1935 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही काम किया, 25 में ही बन गई थी। और उनको ये लगता था कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में है, और कम्युनिस्ट सरकार स्थापित करके ही, बना के ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ठीक है। लेकिन दिसंबर 1941 में ये कांग्रेस से अलग हुई। क्यों? आप 41 देख रहे हो, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, ठीक है, 1939 से 45 तक। अब उस टाइम जो ब्रिटेन था, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये किसके अगेंस्ट थे? जर्मनी के, इटली के और जापान के। इटली में आपका हो गया फासिज्म, जर्मनी में हो गया नाजिज्म, उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो ये जो कम्युनिस्ट ग्रुप था वो ब्रिटेन के फेवर में था, ठीक है, कि नाजिज्म को खत्म करने के लिए हम ब्रिटेन का फेवर करेंगे। अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज, द सीपीआई हैड अ वेल ऑयल पार्टी मशीनरी एंड डेडिकेटेड कैडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप सीपीआई पार्टी की बात करें तो अदर पार्टीज के कंपैरिजन इनकी जो आइडियोलॉजी थी और या जो इनके गोल थे बिल्कुल क्लियर थे कि हमें ऐसी सोसाइटी की या ऐसे देश की स्थापना करनी है। और जो कैंडिडेट थे, जो लीडर्स थे इस पार्टी में, वो भी बहुत डेडिकेटेड थे। और जब हमें फ्रीडम मिली तो इनके मन में एक डाउट था कि क्या जो हमें फ्रीडम मिली है वो रियल फ्रीडम है, या उसके साथ हम अब देश का विकास अच्छे से कर पाएंगे, या जो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में उनका सोल्यूशन कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस को लेके ये पार्टी आगे आई। एंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द पार्टी थॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 वाज नॉट ट्रू।
इंडिपेंडेंस एंड एनकरेज वायलेंस अपराइजिंग इन तेलंगाना। और इस पार्टी ने वायलेंस को बढ़ावा दिया तेलंगाना में। द कम्युनिस्ट फेल टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजीशन एंड वर क्रश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। धीरे धीरे इनका जो सपोर्ट था जनता के द्वारा वो डिक्लाइन होता चला गया, और जो ये एगिटेशन कर रहे थे, जो मूवमेंट कर रहे थे, उसको भी सप्रेस्ड कर दिया गया। एंड दिस फोर्सेस देम टू रीथिंक देयर पोजीशन इन 1951 द कम्युनिस्ट पार्टी अबैंडन्ड द पाथ ऑफ वायलेंट रिवॉल्यूशन एंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द अप्रोचिंग जनरल इलेक्शन। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन सीपीआई वॉन 16 सीट्स एंड एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने 1951 में आके दोबारा सोचा कि क्या जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया कि हम वायलेंस का सहारा अब नहीं लेंगे और हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद अगर कांग्रेस के बाद कोई सबसे बड़ी पार्टी वोट लेके आई, देखो 16 सीट्स के साथ जीत के आई है, ठीक है, और सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज के रूप में उभरी है। कोई बात नहीं, शुरुआत में अगर वो 16 सीट्स जीत के आई है तो अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड द पार्टी सपोर्ट वॉज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। इन स्टेट्स में इस पार्टी का जो रिस्पांस था वो काफी अच्छा था। अगर आप इनके लीडर्स की बात करें तो ए के गोपालन, एस ए डांगे, ईएमएस नंबूदिरीपाद, पीसी जोशी, अजय घोष, पी सौंदर्य वर अमंग द नोटेबल लीडर्स ऑफ द सीपीआई। इसमें आप ईएमएस नंबूदिरीपाद का नाम याद रखेंगे क्योंकि केरला में 1957 में उनकी सरकार बनी थी। ओके और इसमें आप ए के गोपालन का नाम याद रखेंगे। वैसे तो आपको देखो सभी लर्न करने हैं, लेकिन अगर मेन आप जो याद रखना चाहें, ठीक है, ये सीपीआई के मेन लीडर थे। एंड द पार्टी वेंट थ्रू अ मेजर स्प्लिट इन 1964। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टी में स्प्लिट कब हुआ? 1964 में। आपको पता है चाइना ने अटैक किया था 1962 में, ठीक है, और उसके बाद ही 1964 में सीपीआई का स्प्लिट हुआ और एक सीपीआई बनी। सीपीआई तो पहले से थी और क्या बनी? सीपीआई एम। ओके, द आइडियोलॉजिकल rift between Soviet Union and China. चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। The pro-Soviet faction remained as the CPI. जो यूएसएसआर के फेवर में थे वो तो सीपीआई के फॉलोअर थे, ठीक है, और जो चाइना के कम्युनिस्ट के फेवर में थे उन्होंने क्या बनाई? सीपीआई मार्क्सिस्ट। Okay, Communist Party of India, Marxist. And while the opponents formed CPIM, both these parties continue to exist to this day. और आज भी ये पार्टी है और काम कर रही है। क्लियर हो गया सीपीआई? ठीक है, चलो अभी मैं इसको कीवर्ड्स दोबारा से मैं आपको बताऊंगी, एंड में बताएंगे। पहले सारी पार्टीज कर लेंगे फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो अब पहले हम कर लेते हैं सीपीआई की जो विक्ट्री हुई केरला में 1957 के इलेक्शन में, वो करते हैं। ओके, एज अर्ली, अब देखो फर्स्ट इलेक्शन कब हुए? 1951 में। सेकंड कब हुए? 57 में। तो इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई सीपीआई ने डेमोक्रेटिकली तरीके से इलेक्टेड होकर, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि डेमोक्रेटिकली तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, क्योंकि आपने रशिया के देखा है वहां पे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किस तरीके से आई, चाइना में देखा वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किस तरीके से आई, आप सब 9th-10th में हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। बट डेमोक्रेटिकली तरीके से इलेक्शन में प्रॉपर तरीके से जीत के जो सरकार बनी वो फर्स्ट टाइम केरला में बनी। ईएमएस नंबूदिरीपाद ने वहां के गवर्नमेंट को लीड किया। चलो, कम्युनिस्ट विक्ट्री इन Kerala. As early as in 1957, the Congress Party had the bitter taste of defeat in Kerala. Very important line. पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 1957, ईयर याद रखेंगे। ओके, द कम्युनिस्ट पार्टी वॉन द, और वैसे भी आप बार बार जब पढ़ेंगे ये चैप्टर रिवाइज करेंगे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरल इलेक्शन कब कब हुआ आपको लर्न हो जाएंगे। The Communist Party won the largest number of seats to the Kerala legislature, and the party won 60 of the 126 seats and had the support of 5 independents. इतनी सीट्स जीत के आई, and the governor invited EMS Namboodiripad, the leader of the Communist Legislature Party, to form the ministry of it. EMS Namboodiripad ने वहाँ पे सरकार बनाई, and for the first time in the world, a Communist Party government had come to power through democratic election. अभी बताया मैंने on losing power in the state. अब कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल अनटॉलरेबल था। The Congress Party began a liberation struggle against the elected government. सेंटर में बैठी है कांग्रेस, अब उसे टॉलरेट नहीं हो रहा कि स्टेट में कोई और पार्टी सरकार बना रही है। लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। द सीपीआई हैड कम टू पावर ऑन द प्रॉमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर। रेडिकल तो थे, कट्टर थे, लेकिन साथ में प्रोग्रेसिव पॉलिसी के साथ इसने सरकार बनाई थी। इन्हीं प्रॉमिस को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी। एंड द कम्युनिस्ट क्लेम दैट द एगिटेशन वाज लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने भी कहा कि ये जो स्ट्रगल हो रहा है ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये अपने हित के लिए कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये जो एगिटेशन हो रही है उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट है और कुछ रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन का रोल है। इन 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस्ड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कांग्रेस को तो टॉलरेट हो ही नहीं रहा था कि स्टेट में कोई और पार्टी सरकार बना रही है। उसने क्या किया, 1959 में स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब केरला की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया अंडर आर्टिकल 356। 11th में आप सब पढ़ के आए होंगे, ठीक है। 356 में इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल देखो 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 आप, चलो मैं लिख देती हूँ, सॉरी 352 नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है एंड 356 प्रेसिडेंट रूल लगता है, और 360 आपको पता है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तब वो कभी लगी नहीं है। चलो अब 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल which allows the president to impose central rule in a state if the constitutional machinery has failed, clear। और इसी आर्टिकल का यूज करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया एंड दिस डिसीजन प्रूव वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वाज वाइडली साइटेड एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी पावर। और पहली बार इस आर्टिकल का यूज करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और कंट्रोवर्शियल रहा ये मुद्दा काफी, और फर्स्ट टाइम इसका मिसयूज किया गया इमरजेंसी पावर का, क्योंकि वहां पे ऐसे कुछ लॉ एंड ऑर्डर तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था, ना आर्म्स रेबिलियन था, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं थी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश हो गई थी। ओके चलो, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, EMS Namboodirippan लीडिंग अ पोजीशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर आफ्टर हिज मिनिस्ट्री वाज डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस इन त्रिवेंद्रम इन अगस्त 1959। अब फटाफट से मैं इसको एक बार कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉल कराती हूँ आपको, रुको एक मिनट, आपको लर्न हो जाएगा। देखो यहीं के यहीं लर्न होगा। देखो CPI पार्टी आपकी बनी कब? 1925 में, ठीक है। उसके बाद 1935 तक इसने किसके साथ काम किया? कांग्रेस के साथ काम किया, क्लियर। उसके बाद 1941 में ये कांग्रेस से अलग हो गई, डन। उसके बाद अगर आप लीडर्स की बात करें तो आप AK गोपालन, ठीक है, और मैं EMS नंबूदिरीपाद जिन्होंने अभी के केरला में गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्प्लिट हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार ये ईयर, आप ये डेट आप याद कर लो जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होती हैं, ठीक है। और कम MCQ, ओके। और फिर क्या बनी? CPI तो पहले से थी, CPI-M और बन गई, ठीक है। जो USSR के फॉलोअर थे वो CPI में ही रहे, और जो चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के फॉलोअर थे उन्होंने बनाई CPI मार्क्सिस्ट। ओके, मार्क्स का नाम क्यों? क्योंकि जो कम्युनिस्ट है, जो ये आइडियोलॉजी है, वो कहां से आई? वो मार्क्स की दास कैपिटल से ही आई है। ओके चलो, उसके बाद हम बात करते हैं फिर 1957 में केरला में सरकार बनी CPI की, ठीक है। और 1959 में उसको डिसमिस कर दिया गया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया, अंडर आर्टिकल 356 इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ओके चलो, आई होप कि CPI अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और यहां से कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। चलो अब फटाफट से हम करते हैं भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड इन 1951, कब बनी थी? 1951 में। आप ऐसे याद करो, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1951 में। ये कब बनी? 1951 में, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज भी है SPM, और जिन बच्चों को पता होगा तो फटाफट से लर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड इट्स lineage however can be traced back to the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर आप इसकी जड़ों की बात करें, कहां से निकली है? RSS से निकली है, हिंदू महासभा से निकली है। ओके, द जनसंघ वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम और आइडियोलॉजी की बात करें तो अदर पार्टी से थोड़ी अलग है। इट एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइडियोलॉजी किसकी थी? भारतीय जनसंघ, one country, one culture और one nation, and believe that the country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition। अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, स्ट्रॉन्ग देश बनना है, तो हमें अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। द पार्टी कॉल्ड फॉर अ रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। और पाकिस्तान किसकी बात करता है? कि हम दोबारा से एक होके एक अखंड भारत बनाएंगे, ठीक है। कौन बात करता है एट प्रेजेंट अखंड भारत की? हमारी BJP, क्योंकि इनकी जड़ें कहाँ हैं? भारतीय जनसंघ, RSS, हिंदू महासभा, एंड द पार्टी वॉज इन फोरफ्रंट ऑफ द एगिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड वॉज ऑल्सो अपोज टू द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में जो मूवमेंट हुआ उसमें इसने लीड रोल प्ले किया,
क्यों? क्योंकि अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे हिंदी उनको आती नहीं है, तो वहाँ पे मूवमेंट चला था कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो वहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते, ठीक है। और तभी से हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं हमारे भारत की, आई थिंक अंडर आर्टिकल 343। सही, हाँ यही होगा, चलो मैं कंफर्म कर लूंगी एक बार। एंड द पार्टी वाज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट। हाँ, और एक और बात, ये जो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज को जो कंसेशन दी जाती है उसकी भी अगेंस्ट थी। एंड द पार्टी वाज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964। 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, रशिया पहले कर चुका था, अमेरिका ने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका यूज ही कर लिया था। अब जनसंघ के जो लीडर हैं वो भी किस बात की वकालत कर रहे थे कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन स्टैब्लिश करने चाहिए। एंड इन द 1950s जनसंघ रिमेन्ड ऑन द मार्जिन्स ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वाज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट इन 1952 इलेक्शन एंड 4 सीट्स इन 1957। अगर आप इनके इलेक्शन में रिस्पॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 51 में आगे 3 सीट्स ही जीत के आई और 57 में 4 सीट्स जीत के आई, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। एंड इन द अर्ली ईयर्स, स्टार्टिंग में in the early years, its support came mainly from the urban areas in Hindi-speaking states in Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi, Uttar Pradesh. And the party's leader introduced Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyay, and Balraj Madhok. The Bharatiya Janata Party traces its root to the भारतीय जनसंघ। अभी मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं वो भारतीय जनसंघ से ही जुड़ी हुई है। और अगर आप मेन लीडर्स की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय, ये भी कॉलेज का नेम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, ऐसे याद हो जाएगा, DDU, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी SPM, ये कौन से लीडर थे? ये भारतीय जनसंघ के लीडर थे। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो फुल टाइम RSS वर्कर सिंस 1942, फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनसंघ। फाउंडर मेंबर मैं दोबारा लर्न करा रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। आप ऐसे याद करो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, and General Secretary and later President of भारतीय जनसंघ and initiated the concept of integral ह्यूमनिज्म। सबको एक साथ, मतलब मानवतावाद को एक साथ जोड़ के रखने की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन की बात करते हैं, ओके, वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। चलो, आई होप कि भारतीय जनसंघ हो गया होगा। चलो, भारतीय जनसंघ एक बार रिकॉल करें क्या? एक बार रिकॉल करते हैं। भारतीय जनसंघ कब बनी थी? 1951 में। फाउंडर मेंबर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड दीनदयाल उपाध्याय। किसकी बात करते हैं ये? अखंड भारत की बात करते हैं। एंड वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन की बात करते हैं। क्लियर? चलो, अब हम नेक्स्ट करते हैं सोशलिस्ट पार्टी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कम्युनिस्ट हमने कर ली, भारतीय जनसंघ, एंड लास्ट सोशलिस्ट पार्टी। देखो, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है उसकी भी जो आइडियोलॉजी है वो भी तो सोशलिज्म पे बेस्ड है, और सोशलिस्ट पार्टी जो है उसकी भी जो आइडियोलॉजी है वो भी सोशलिज्म की बात करती है। लेकिन दोनों की जो पॉलिसीज हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। और सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? क्या है सोशलिज्म? एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जो प्राइवेट ओनरशिप को अपोज करता है और सोशल ओनरशिप की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। ये सब मैंने पहले भी बताया है कि रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हुआ था, वो इसी पे बेस्ड था। मार्क्स जो आइडियोलॉजी देके गए थे वो सोशलिज्म की बात करते थे कि ऐसी सोसाइटी की, ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां पे सब इक्वल हो, इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। और जितने भी सेक्टर्स हैं उन पे पब्लिक का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल का, या प्राइवेट सेक्टर को वो अपोज करते हैं और पब्लिक सेक्टर का फेवर करते हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी अब हम स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मास मूवमेंट स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इन 1934। कब बनी थी? 1934 में। मेन जो सोशलिस्ट लीडर्स हैं वो कौन से हैं? जयप्रकाश नारायण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके राम मनोहर लोहिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो नेम तो आपको याद करने ही करने हैं। एंड आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एंड राम मनोहर लोहिया के नेम आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एंड बाय अ ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स हु वांटेड अ मोर रेडिकल एंड इगैलिटेरियन कांग्रेस। कैसी कांग्रेस की बात करती हैं? जो कट्टर भी है थोड़ी और समानता की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है। एंड the Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual party membership. But कांग्रेस को लगा हमारे ही कांग्रेस में से कुछ लीडर अब सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी
कांग्रेस के अंदर रह के काम कर रही है, तो कांग्रेस ने भी अपनी जो पॉलिसीज थी उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए ताकि ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप को रोका जा सके, एंड दिस फोर्स्ड द सोशलिस्ट फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। और इसी रीजन से ये लीडर्स कांग्रेस से अलग हुए और 1948 में इन्होंने अलग से सोशलिस्ट पार्टी बनाई। द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज मच डिसअपॉइंट। अगर इलेक्शंस में फर्स्ट और सेकंड थर्ड जनरल इलेक्शन में इनके रिस्पांस की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। द सोशलिस्ट बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करती थी, विच डिस्टिंग्विश देम बोथ फ्रॉम द कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम द कम्युनिस्ट। और इसी वजह से ये दोनों से अलग थी, कांग्रेस से भी और कम्युनिस्ट पार्टी से भी। कांग्रेस को क्यों क्रिटिसाइज करते थे कि कांग्रेस जो है वो कैपिटलिज्म को फेवर करती है, लैंडलॉर्ड्स को फेवर करती है, फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स, और पीजेंट्स और वर्कर्स को इग्नोर कर रही है। बट द सोशलिस्ट फेस्ड अ डिलेमा व्हेन इन 1955 द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू बी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। बट बाद में कांग्रेस ने भी अपना पैटर्न सोशलिस्ट पे बेस बना दिया, और अब जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनके सामने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जो उसको कांग्रेस से अलग करती, क्योंकि कांग्रेस भी उन्हीं सिद्धांतों पे चल रही है। एंड दस इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द सोशलिस्ट टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द कांग्रेस, कि इफेक्टिव अल्टरनेट नहीं बन पाई वो कांग्रेस का। एंड सम ऑफ देम लेड बाय राम मनोहर लोहिया इंक्रीज देयर डिस्टेंस from an criticism of the Congress party. Some others like Ashok Mehta advocated a limited cooperation within the Congress. राम मनोहर लोहिया ने तो बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन करा कांग्रेस से, और बहुत बड़े अपोजिशन लीडर थे राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के। द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मेनी स्प्लिट्स एंड रीयूनियन, और धीरे धीरे सोशलिस्ट पार्टी का बार बार स्प्लिट होता गया और उससे बहुत सारी पार्टियां उभर के आई, जैसे आपकी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एंड जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड एस.एम. जोशी वर अमंग द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टीज। मैनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक द समाजवादी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एंड द जनता दल सेक्युलर ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सोशलिस्ट पार्टी। ये सब सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के बनी है। एंड आचार्य नरेंद्र देव के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रीडम फाइटर, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, and several times during the freedom movement, active in peasants and movement, and a scholar of Buddhism after independence, led the Socialist Party and later the Praja Socialist Party। तो सोशलिस्ट पार्टी में मेन हमने क्या पढ़ा कि कब बनी, 1934 में। फाउंडर मेंबर मैंने आपको बता दिए। इक्वालिटी की बात करते हैं, 1948 में ये कांग्रेस से अलग हुई, और किसकी बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।